बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 23 की तरफ। सुबह जब रूह की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने अपने आप को यारिम की बाहों में पूरी तरह से कैद पाया था। शर्मीली सी मुस्कुराते हुए यारिम का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी। जब यारिम ने इसे और कस के अपनी बाहों में भरा था। यारिम प्लीज़ छोड़े, सुबह के 10 बज रहे हैं, कितना वक्त हो चुका है। वो उसकी बाहों से अपना आप छुड़वाते हुए बोली, तुमने क्या करना है इतनी जल्दी जाग कर? लेटी रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोल रहा था। यारिम मुझे भूख लगी है। यारिम को रात वाले टोन में वापस आते देखकर वो जल्दी से कहा था उसने, ना तुम्हारी नींद खत्म होती है और ना ही तुम्हारी भूख खत्म होती है। पहले बताओ तुम्हारा खाना जाता कहाँ है? तुम्हें लगता क्यों नहीं? अपनी हालत देखो, कुछ खाया पिया करो हाँ, ताकि आपकी तरह मोटी हो जाओ। बाजू देखिए आपने अपने कितने मोटे हैं। लड़की लोग ऐसी बॉडी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल्स बनाते हैं, और जैसे जिसे तुम मोटापा कह रही हो, लड़कियां मरती हैं ऐसी लुक्स पे। यारिम ने उसे इन मसल्स की अहमियत समझाना ज़रूरी समझा था। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी लुक्स पर मरती हैं। रूह ने नाक से मक्खी उड़ाई, मतलब तुम नहीं मरती हो मेरी लुक्स पे। यारिम ने अपने तोपों का रुख सीधा उसकी तरफ किया था। हेलो, मुंह धो रखिए, मुझे आपकी लुक्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आपके ये डिम्पल थोड़े से अच्छे लगते हैं। उन्होंने उसकी गाल पर उंगली रखते हुए कहा था। थोड़े से? यारिम ने उसकी नज़र उतारी। हाँ बिल्कुल थोड़े से, बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चलो जी, कुछ तो अच्छा है। यारिम ने भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा, लगे हाथ एक प्यारी सी गुस्ताखी भी कर दी। यारिम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं। उन्होंने सुर्ख होते चेहरे के साथ कहा था। हाँ पता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल्स थोड़े से अच्छे हैं। यारिम बाहर बर्फ़ गिर रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई थी, जहाँ शीशे की बड़ी सी दीवार के बाहर बर्फ़ गिर रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के वापस बेडरूम में आई और यारिम को बताने लगी थी। यारिम ने मुस्कुराकर उसकी एक्साइटमेंट देखी थी। मैं तो पहले ही कहता था कि जब बर्फ़ गिरती है तब ज़्यादा सर्दी नहीं होती। हाँ लेकिन बर्फ़ गिरने के बाद बहुत सर्दी होती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। यारिम ने उसकी शॉल ठीक करते हुए उसके कंधे पर फैलाते हुए कहा था। उसने अभी तक रात वाली ही ड्रेस पहन रखी थी। मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाऊंगा और वहाँ से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लाऊंगा, और यहाँ पर तुम किसी भी किस्म के ड्रेस पहन सकती हो, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। हाँ, हम अगले 5 दिन यहाँ रुकेंगे, फिर वापस दुबई जाएंगे। यार मगर हम वापस ही जाने वाले थे, तो आपने घर यहाँ क्यों ख़रीदा है? रू ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि हम हर साल यहाँ छुट्टियाँ मनाने आएंगे। अब हर साल हम होटल में तो नहीं रह सकते ना। यारिम ने प्यार से उसके बालों को छेड़ते हुए कहा। यारिम आपके पास क्या बहुत पैसे हैं? वो थोड़ी के नीचे हाथ रखे पूछने लगी थी। हाँ बहुत। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो मुस्कुराया था। मुझे लिपस्टिक लेनी है, रू ने जल्दी से फरमाइश कर दी। यारिम कहका लगा कर हंसा था। रू तुम लिपस्टिक के लिए मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास कितने पैसे हैं? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी आपी के पास बहुत सारी लिपस्टिक थी, वो कभी कभी मुझे भी लगाती। रू एक्साइटमेंट में बताते हुए कभी इसके इतने करीब बैठ गई उसे खुद भी पता ना चला। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, मुझे अभी आराम करना है। रू ने उसे फैसला सुनाया था। लेकिन रू तुम यहाँ कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने घर में भी अकेले नहीं रह सकती। यारिम कुछ नहीं होगा मुझे। क्या हो गया है आपको? मैं ऊपर रहूँगी प्लीज़, मैं इस वक्त बिल्कुल सफ़र नहीं करना चाहती। नहीं रू, यहाँ ख़तरा है, यहाँ जंगली जानवर है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। न जाने मुझे कितना वक्त लग जाए। यारिम किसी हाल में इसे अकेला छोड़ने को तैयार ना था। ओहो, मैं बाहर निकलूँगी तो जंगली जानवर आएंगे ना, और वैसे भी जंगली जानवर रात को आते हैं। आज तो इतनी रोशनी है यहाँ, प्लीज़ जाएं। अगर आप लेट जाएंगे तो फिर लेट वापस आएंगे, और फिर आते ही मेरी नींद के दुश्मन बन जाएंगे। रू जल्दी जल्दी बोलती अपनी ज़बान दांतों के नीचे दबा गई थी। इसकी बात सुनकर यारिम के डिम्पल नुमाया हुए थे। ठीक कह रही हो तुम, जल्दी जाऊँगा तो जल्दी आऊँगा।
क्योंकि वापस आके मुझे तुम्हारी नींद का दुश्मन भी बनना है। वो शरारत से कहता हुआ उठा और दरवाज़ा अंदर से ठीक से लॉक करो और जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत निकलना। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता, ख्याल रखना अपना मेरे लिए। मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए वो बोला और बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद रू ने पूरा घर देखा, जो कि वो सुबह ही देख चुकी थी। घर की सेटिंग ठीक नहीं थी, जो कि इसने खुद अपनी मर्जी से करनी थी। थोड़ी देर के घूमने फिरने के बाद उसे पता चला कि घर में हर जगह हीटिंग सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से घर के अंदर सर्दी नहीं लगती थी। वो अब समझी थी यानम के पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए जाते हुए इसे इतनी सर्दी लग रही थी, तो अंदर आते ही उसे सर्दी क्यों नहीं लगी। ये सच था कि बर्फ़ गिरते हुए इतनी सर्दी नहीं महसूस होती, लेकिन ये भी सच है कि इंसान जितनी सर्दी महसूस करे उसे उतनी ही सर्दी लगती है। और उसे ज़्यादा अच्छी तरह से सर्दी कौन महसूस कर सकता था, ये बात यानम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ चुका था। इसलिए उसने इस घर में स्पेशली हीटिंग सिस्टम लगवाया था। और अब घूमने के बाद वो टीवी के सामने आ बैठी और फिर थोड़ी ही देर में बोर होकर वो अपने बेडरूम में आई थी। यानम के परफ्यूम की और सिगरेट की मिली जुली महक अभी तक कमरे में मौजूद थी। यानम सिगरेट बहुत पीता था और इस चीज़ से रूह को कोई एतराज़ न था, क्योंकि उसकी बहन तानिया भी अम्मी और बहनों से छुप छुपा कर सिगरेट पीती। इसको पता होने के बावजूद उसने ये बात कभी किसी को ना बताई। खैर वो बता देती तो वैसे भी कौन इसकी सुनता। वो यही सब सोचते हुए आकर बेड पर लेट गई थी। वो अब भी अपनी आज की और कल की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। कितना कुछ बदल चुका था यहाँ आके, कितनी अलग हो चुकी थी उसकी ज़िंदगी। पाकिस्तान में तो उसे खुद के लिए सोचने को भी वक्त ना मिलता था। वहाँ कौन था उसकी परवाह करने वाला, उसको पूछने वाला। वो दिन रात काम करती, कोई नहीं था जो उसके बीमार होने पर उसे डॉक्टर के पास लेके जाता। डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर की, कोई इसे दवाई तक नहीं ला के देता था। सबके खाने के बाद अगर खाना ख़त्म हो जाता और इसके लिए कुछ ना बचता तो कोई उससे ये नहीं पूछता था कि तुमने रात में खाना खाया या नहीं। और यहाँ कोई था जो उसकी ज़रा सी बात भी कितने गौर से सुनता था, उसकी परवाह करता, उसके खाने ना खाने पर 100 बार पूछता। कितनी बदल चुकी थी उसकी ज़िंदगी। यार मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करता था और इस इश्क पर वो ईमान ले आई थी। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा चुका था। वक्त देखा तो शाम के 3 बज रहे थे। यार अभी तक नहीं आए थे, ये कहाँ रह गए। वो सोचते हुए उठी और खिड़की का पर्दा हटाया। दूर सड़क पर एक आदमी चलता हुआ जा रहा था। उसने कंबल नुमा शॉल से खुद को ढका हुआ था, या शायद उसने कोई जैकेट पहन रखा था। हुडी वाला, दूर से समझ नहीं आ रहा था। यारम ने तो कहा था यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। यारम ने बताया था कि यहाँ दूर दूर तक ना कोई बाजार है और ना ही कोई घर। तो फिर क्या ये आदमी कौन था। कहीं कोई रास्ता तो नहीं भूल गया। सोचते हुए पर्दा बराबर किया और वापस बेड पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो आदमी को बुलाकर वापस नीचे आ गई। यारम अब तक नहीं आया था, फ़ोन भी नहीं लाया अपना, वरना पूछ ही लेती। चलो टीवी देखती हूँ, उसने सोचा और एक बार फिर से टीवी ऑन करके बैठ गई। यारम को गए हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। होटल यहाँ से बहुत फासले पर था, इससे तो बेहतर था साथ ही चली जाती। वह सोचते हुए एक बार फिर से टीवी बंद करके कमरे में आ गई। यहाँ खाना बनाने का कोई सामान मौजूद ना था, वरना वही बना रही थी। यार ने जाने से पहले इसे ब्रेड खिलाकर चाय पिलाई थी और अब उसे हल्की हल्की भूख भी महसूस हो रही थी। कमरे में आने के बाद उसने एक बार फिर से यारम के इंतज़ार में सड़क देखने के लिए पर्दा हटाया, तो देखा वो आदमी अभी भी वहीं उसी जगह खड़ा है। बाहर बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी थी और वो आदमी अभी तक वहीं खड़ा था। यार अल्लाह, ये कैसा आदमी है, इस तरह से बर्फ़ में खड़ा है। यकीनन ये आदमी रास्ता भूल के इस तरफ आ गया है। शायद अब किसी गाड़ी या लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये तो मेरी ज़बान समझता ही नहीं। मैं उसे कैसे बताऊंगी कि वो गलत जगह आया है। उफ, जैसे भी बताऊं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे सही रास्ता दिखाऊं। रू ने सोचते हुए अपनी शॉल को ठीक से सर पर लिया और घर से बाहर निकल आई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इस आदमी की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन पास आने पर उसे अजीब सा एहसास होने लगा। उसे लगा कि जिसके पास वो जा रही है वो इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज़ है। लेकिन अब वो उसके बहुत करीब आ चुकी थी और उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। वो इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक थी। वो चीज़ रूह की मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। रूह ने अपने कदमों को रोक लिया। उस चीज़ ने पलट कर उसकी तरफ देखा था और उसे देखते ही रूह की चीख निकली। यार ने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ पे
खौफनाक और ख़तरनाक तरीन जानवर है। न जाने इंसान नुमा दिखने वाली ये कौन सी चीज़ थी जिसके हाथ में किसी जानवर का एक छोटा सा बच्चा और मुंह खून से लथपथ था। अब इसका अगला शिकार रूह थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।